नमस्कार दोस्तों, रेडिक्स वेब एजुकेशन के मूल विधि की सेकेंड क्लास में आपका स्वागत है। पिछले जो वीडियो थी उसको आप लोगों ने देखा होगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ आईपीसी ड्राफ्ट, एक्सटेंट ऑफ आईपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सवाल इसके ऊपर बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी इन जम्मू एंड कश्मीर, एक होता है आरपीसी, ठीक है। ये आरपीसी रणबीर पीनल कोड क्या था, और आईपीसी का इंट्रोडक्शन, जहाँ से हमारे सारे सेक्शंस वगैरह शुरू होंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। अब होता क्या है, जब चीज़ें शुरू हुई थी तो उस समय अंग्रेज थे भारत में, तो उन्होंने क्या किया, आईपीसी, या जिसको हिंदी में कहा जाएगा भारतीय दंड संहिता, ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो जब उन्होंने अपराधों को, सभी प्रकार के अपराधों को कोडिफाई किया, मतलब उनको कोड बना दिया, ठीक है, तो एक लिस्ट बन करके तैयार हुई। जब कोडिफाई किया गया तो क्या हुआ, एक लिस्ट बन करके तैयार हुई। अब इस लिस्ट में ये भी बताया गया कि इनसे जुड़े हुए न्यायालय कौन से हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि क्रिमिनल लॉ या फौजदारी अलग होता है और सिविल लॉ अलग होता है। मैंने ये भी बताया था कि जिसमें दंड का प्रावधान हो वो क्रिमिनल लॉ हो जाता है, और जिसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान हो वो क्या हो जाता है, सिविल लॉ हो जाता है। तो इनके न्यायालय भी अलग अलग होते हैं। क्रिमिनल केसेस अलग न्यायालय में जाते हैं, फौजदारी में जाते हैं, सिविल के मुकदमे सिविल न्यायालय में जाते हैं, ठीक है। तो जब इन सब चीज़ों की जानकारी, इन सब चीज़ों की जानकारी जहाँ से हमें मिलती है, उसी को हमने क्या कहा, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इन सब चीज़ों को एक कोड बना करके लिख दिया गया। और जो हम लोग पढ़ते हैं आईपीसी 1860, ये 1860 तक क्या ऐसा हुआ कि आईपीसी बन गया, और इसके पीछे की रामकथा क्या थी, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर के हम लोग चलेंगे कि क्या था और कैसे था, ठीक है। जब अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको यहाँ पर कानून का या लॉ का या विधि का प्रसार करना था। प्रसार का मतलब ये होता है कि एक कानूनन प्रशासन बिठाना था, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर जो हिंदू रहते थे वो हिंदू मान्यता, रीति रिवाज और हिंदू कानूनों से बंधे हुए थे, जिसको हम लोग हिंदू लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू लॉ। फिर उसके बाद मुस्लिम्स थे, ठीक है, तो उनका अपना रीति रिवाज अलग चलता था, तो वहां पर क्या आ गया, मुस्लिम लॉ आ गया। मुस्लिम लॉ अलग चलता था। प्लस अंग्रेज ब्रिटेन के या ब्रिटिश कानूनों से बंधे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो मामला बड़ा टेढ़ा है, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करना, ठीक है, तो ये बड़ा टेढ़ा मामला है, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था, 1833 में, 1833 में, ये सारी डेट्स याद रखते हुए चलिएगा, मैं आपको अभी बता दूं, ये बहुत फंसाने वाली चीज़ें होती हैं। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया। ये आपका पॉलिटी वाला पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, उसके तहत एक लॉ कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। मैं पुराना भी लेता हुआ चल रहा हूँ जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए, कुछ नया भी आज हम लोग पढ़ेंगे। लॉ कमीशन का, या हम लोग ये कहें कि भारत के प्रथम
विधि आयोग का गठन किया गया? 2011 और 2014 इन दोनों पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा गया था। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि आयोग जो बना था वो क्या कहते हैं, कब बना था? तो टाइम वही 1833। दूसरी चीज, किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत, इतिहास में कई सारे चार्टर एक्ट हैं, तो किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग बना था? फिर से 1833। ठीक है, तो ये जो लॉ कमीशन था या जो विधि आयोग था वो कब बना था? 1833 में। तो ये 1833 में ये बात रखी गई। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो लॉ कमीशन की हम लोग बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लॉ कमीशन बनाने की बात की गई थी कि ये बनाया जा सकता है। बन करके कब तैयार हुआ? ये तीसरा क्वेश्चन। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि एक्चुअल में या ग्राउंड लेवल पर या सरफेस लेवल पर पहली बार लॉ कमीशन या विधि आयोग कब बना था? तो वो बना था 1834 में। ठीक है, तब ये प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। अब ये जो लॉ कमीशन बना, जो प्रथम विधि आयोग बना, लॉ कमीशन बना, ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? ये एक बड़ा प्रश्न है कि इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप आगे कहानी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कानूनों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, कानूनों के बारे में जानकारी देना। और किसको जानकारी देना? उन लोगों को जो देश चला रहे हैं, जैसे आज की डेट में सरकार। ठीक, सरकार को जानकारी देना। क्या जानकारी देना? किसी कानून को उन्होंने कहा कि ये कानून सही है। जैसे पिछली बार में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A, उन्होंने क्या कहा? ये कानून गलत है, तो इसको हटा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? इसको हटा दिया गया। तो ये जानकारी जो देने का कार्यक्रम होता है, ये लॉ कमीशन या विधि आयोग ही करता है। तो सरकार को ये बताना कि कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून सही नहीं है। ठीक है, जो सही है वो रहता है, जो कानून उनकी नज़र में गलत होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उस समय हिंदुस्तान में कई कुरीतियां चल रही थी, जैसे सती सिस्टम। अगर किसी पत्नी का पति का देहांत हो जाता है तो उसकी अर्थी पर ही पत्नी को भी बिठा दिया जाएगा और वो सती हो जाएगी, जल जाएगी। अंग्रेजों ने जब ये देखा, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, ये तो कुरीति है, ये कोई नियम नहीं, ये कुरीति है। तो उन्होंने इसको हटा दिया। तो यही सारी चीज़ें इनका काम होता था कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इसके जो अध्यक्ष बने, इसके क्या बने? जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? लॉर्ड मैकाले। इसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। एकदम कहानी की तरह चलेगा, बिल्कुल साथ में बने रहिएगा, आपका काफ़ी फायदा होगा। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए मैं इन सबको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप मार्केट में जाइए, 1, 2, 3 की बात नहीं कहूँगा, 10-15 किताबें खरीद लीजिए। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उस तरीके के एग्जाम्पल या चीज़ें मिल जाए तो मुझे ही बता दीजिएगा। ठीक है, हम नहीं मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो उस समय क्या हुआ कि ये जो लॉ कमीशन बना, कब बना? 1834 में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए थे? ये लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। अब इनके बारे में भी जरा बात कर लें। ये वही महाराज हैं, ये वही हमारे लॉर्ड मैकाले हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन की वकालत करी थी। और इनका बड़ी अच्छी फिलॉसफी थी इनकी। ठीक है, इनकी फिलॉसफी ये थी कि भाई
जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्योंकि वो लोग अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो वो ब्रिटेन के प्रति सम्मानित होंगे और विश्वास धारक होंगे, वो धोखा नहीं देंगे। और हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें सेकंड और थर्ड कैटेगरी के क्लर्क मिल जाएंगे, यानी कि छोटी पोस्ट पर काम करने वाले लोग। भारत में हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, इन सब की पढ़ाइयाँ चला करती थीं। ठीक है, इन्होंने एक भाषण दिया था। किसने दिया था भाषण? लॉर्ड मैकाले ने। कहाँ गए लॉर्ड मैकाले? ये रहे। इन्होंने एक भाषण दिया था जिसका नाम लिखा गया, जिसका नाम पड़ा था मैकाले मिनट्स। इस भाषण में लॉर्ड मैकाले ने यह कहा था कि भारत में जितनी भी परंपरागत किताबें हैं, यानी कि हमारे वेद, जो हमारे ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत हैं, उन्होंने कहा था ये जो परंपरागत किताबें हैं यहाँ की और इनका जो ज्ञान है उतना तो ब्रिटेन के एक स्कूली बच्चे की किताब में होता है। कहाँ पाया जाता है? स्कूली बच्चे की किताब में पाया जाता है। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि इनको वेदों के विषय में घंटा कुछ नहीं पता था। यदि पता होता तो ये अपने जीवन में ऐसी बात कभी नहीं करते। ठीक है, इनको वेद के बारे में कुछ नहीं पता था। जितना बड़ा हमारा अकेला ऋग्वेद है उतना बड़ा तो इनका ब्रिटेन भी नहीं है, और ब्रिटेन के पास इतनी बुद्धि भी नहीं थी उस समय कि ऋग्वेद को समझ पाती। आई बात समझ में? तो उन्होंने ये कहा। अच्छा, दूसरी चीज़, जब इन्होंने लालच दिया कि भाई आप अंग्रेजी पढ़िए, हम आपको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो लोग भी जो है अंग्रेजी पढ़ने लगे। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना थी 1834 में हुई थी। अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले बने। और क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये इन्होंने मैकाले मिनट्स के नाम से इन्होंने पूरा हिसाब किताब दिया। ठीक है, अगर आपको अपनी पॉलिटी याद हो, ठीक है, तो आपको याद होगा कि 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट, अंग्रेजी में मैं लिखे दे रहा हूँ, हिंदी में समझते हुए चलिएगा। जो चार्टर एक्ट आया था, इसने वाइसरॉय की, किसकी? वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती थी वो क्या काम करती थी? कानून बनाने का कार्य करती थी। वो कानून बनाने का कार्य करती थी। इसमें एक विधि सदस्य, यानी कि इसमें क्या होता था, एक विधि सदस्य होता था, लॉ मेंबर। इसमें एक लॉ मेंबर होता था। अब लॉ मेंबर के तौर पर लॉर्ड मैकाले को ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले भी लॉ कमीशन का गठन इनकी अध्यक्षता में हो चुका था। तो हुआ क्या, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2 मई 1837 को दी। ये देखिएगा, 33, 34 और 37। 33 में चार्टर एक्ट आया, 34 में लॉ कमीशन की स्थापना हुई, और इसी लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1837 में दी। ठीक, इस रिपोर्ट पर क्या हुआ, सरकार ने कहा कि हम विचार करेंगे। इस रिपोर्ट पर सरकार ने कहा कि हम विचार करेंगे। बात हिसाब किताब चलता रहा, विचार विमर्श चलता रहा। तो 1852 में ये सब चीजें नोट करते हुए चलिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 1852 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बर्न्स पीकॉक। क्या नाम था? बर्न्स पीकॉक। ये उस समय आए थे जब भारत में जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे? डलहौजी थे। ये उस समय की बात है। तो एक व्यक्ति थे बर्न्स पीकॉक,
ठीक। अब इनकी अगर हम लोग बात करें, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, बंस पीकॉक जो हैं लॉ कमीशन के लॉर्ड कमीशन में विधि सदस्य बन करके आते हैं। क्या बन करके आते हैं? विधि सदस्य। कौन बन करके आता है? बंस पीकॉक। अब होता क्या है, इनकी देख रेख में एक ड्राफ्ट तैयार होता है। सबसे पहले क्या बना? ड्राफ्ट बना और उसको नाम दिया गया इंडियन पीनल कोड। लेकिन ये सिर्फ ड्राफ्ट था, मतलब ये एग्जैक्ट कानून नहीं था। ये कहा गया था कि ऐसे ऐसे कानून होंगे अगर सरकार मान जाती है तो ये ड्राफ्ट इनकी पैनी नज़रों से बनाया गया था। इन्होंने सब कुछ देखा था और उस ड्राफ्ट को बहुत अच्छे से देखते हुए अपनी राय दी थी। और ये जो बर्न्स पीकॉक थे, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। मैं आपको बता दूं, फोर्ट विलियम में एक क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। ये वहां के आखिरी चीफ जस्टिस थे, आखिरी चीफ जस्टिस। और जब वो ये वाला पद जब खत्म हो गया चीफ जस्टिस का वहां फोर्ट विलियम में, तो 1862 में भारत में कलकत्ता हाई कोर्ट, किसका? कलकत्ता हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। तो दो बातें, ये जो बर्न्स पीकॉक थे ये फोर्ट विलियम के आखिरी चीफ जस्टिस थे और कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। ये दो बातें ध्यान में रखने वाली हैं। और ये क्या कर रहे थे? इस ड्राफ्ट की देखरेख कर रहे थे। इन्हीं के अंडर में ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उसी समय, इसी दौरान होता क्या है, आपने सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड डलहौजी उस समय जो है क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ये क्या करते हैं डलहौजी? ये क्या करते हैं? ये अवध को छीन लेते हैं, अवध को अपने अंडर में ले लेते हैं। किस नाम से ले लेते, किस हिसाब से ले लेते हैं? वो ये कहते हैं भैया यहाँ तो जो प्रशासन है वो तो रहा नहीं, प्रशासन रहा नहीं, क्या बचा है यहाँ पर? कुप्रशासन। यहाँ पर क्या बचा है? कुप्रशासन बचा है। तो कुप्रशासन का हवाला दिया गया किसके लिए? अवध के लिए। और अवध को डलहौजी ने अपने अंडर में ले लिया। यहीं से 1857 की जो क्रांति थी उसके बीज पनपे और क्रांति हुई। जैसे तैसे खींचतान पे करते हुए ये जो है शांत करवाई गई। बर्न्स पीकॉक जो थे ये वैसे तो इनके सपोर्टर थे डलहौजी के, लेकिन इन्होंने क्रांति के बाद सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसको? लॉर्ड कैनिंग को। इनको ये समझ में आ गया था कि डलहौजी का अगर हम सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया लॉर्ड कैनिंग को। 1857 की जो क्रांति थी वो तब तक धीरे धीरे करके थम गई थी और अंग्रेज भी अब थोड़ा सा चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन उनको एक बात सताई जा रही थी। अभी तक आईपीसी का ड्राफ्ट फाइनल हुआ था, बात समझिएगा। 1857 तक जो है आईपीसी का ड्राफ्ट जो है वो फाइनल हुआ था, मतलब अभी आईपीसी बना नहीं था पूरी तरीके से। तो ये जो क्रांति हुई, इसमें जो लोग पकड़े गए उनको सजा कैसे दें? या तो हम अपनी मर्जी से दे दें, बात सुनिएगा, या तो हम अपनी मर्जी से दे दें, तो हो सकता है दोबारा कोई ऐसी क्रांति हो जाए। और अगर हम सरकारी हिसाब किताब से दें तो किसके हिसाब से दें? हिंदू के हिसाब से, सॉरी हिंदुओं के हिसाब से, मुस्लिम्स के हिसाब से, या अंग्रेजों के हिसाब से? किसके हिसाब से हम इनको सजा दें, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये हुआ कि भैया अब एक काम करो, सबसे पहले आईपीसी को फाइनल करो, ठीक है। तो ये हुआ कि तुरंत जो है आईपीसी के ड्राफ्ट को, किसको? आईपीसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। और ये करते करते जो समय आया था 1857 में तो क्रांति ही हुई थी,
और ये सब करते 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 1860 का समय आ गया। ठीक, और तब तक जो है गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का जो पद था वो भी हटाया जा चुका था। उसकी जगह जो पद आया था वो किसका आया था? वाइस रॉय का। भारत में वाइस रॉय का पद आ गया था। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 1860 को, अब हम लोग गवर्नर जनरल की बात नहीं करेंगे, हम लोग किसकी बात करेंगे? वाइस रॉय की। वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर के चल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने आईपीसी को क्या कर दिया? मंजूरी दे दी। इन्होंने आईपीसी को मंजूरी दे दी। ठीक है, अब आईपीसी को जब ये मंजूरी देते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि भारत में कोई भी बिल जो होता है, अगर हम भारत की बात करें, भारत में कोई भी जो बिल होता है वो एक्ट या कानून कब बनता है? एक्ट या कानून अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो कब बनता है? जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। अब उस समय राष्ट्रपति का तो हिसाब किताब था नहीं, तो वाइसरॉय ने जब इसको मंजूरी दी तो ये क्या हो गया कि आईपीसी बन गया। लेकिन लागू कब से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लागू कब से किया गया? 1 जनवरी 1862 से ये लागू किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1860 में मंजूरी मिली थी, इसलिए आईपीसी 1860 बोला जाता है। लेकिन जो लागू किया गया वो कब से किया गया? 1862 से लागू किया गया। और ये उस समय के पूरे भारत में लागू किया गया, यानी कि पाकिस्तान सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। अब जितने भी मुकदमे थे वो सबके सब आईपीसी 1860 के अंतर्गत आने लगे। ठीक है, अच्छा हुआ क्या? ये बात हम सभी को पता है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली। भारत आज़ाद होता है और इसी दंड संहिता को अपना लेता है। किसको? आईपीसी को। ठीक है, ये पूरे इंडिया में लागू होती है। इंडिया में ये पूरे में लागू होती है, परंतु कहाँ लागू नहीं होती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है। जम्मू कश्मीर जब हमारे पास आया था तो वहाँ के लोगों ने इसे लागू नहीं करने दिया। 1932 में वहाँ के एक राजा थे, वो जो राजा थे उनका नाम था रणबीर, राजा रणबीर। उन्होंने अपना एक कोड बना रखा था, पीनल कोड अपना एक बना रखा था। ठीक है, वो जो पीनल कोड था उसको हम लोग बोलते थे रणबीर पीनल कोड, आरपीसी। ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग क्या कहते थे? रणबीर पीनल कोड। अब ये जो आरपीसी था, क्योंकि ये 1932 में बना था तो आरपीसी 1932 के नाम से ये जाना जाता था और आईपीसी की ही तर्ज पर था। तो ये हुआ कि 1932 से लेकर के 1947, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया, और फिर 1947 से लेकर के 2019 तक ये आरपीसी ही वहाँ पर लगा रहा, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। बात समझिएगा, विशेष दर्जा मिला हुआ था, तो आईपीसी वहाँ पर लागू नहीं होता था, आरपीसी लागू होता था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? एक बिल पास हुआ, माननीय अमित शाह जी ने उस बिल को पास किया। नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, JNKRB। ये पास किया गया 5 अगस्त 2019 को, और इस आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया, 370 को समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही ये समाप्त होता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या चीज़ समाप्त हो जाती है? ऑटोमेटिकली आरपीसी भी समाप्त हो जाता है। और क्या चीज़ लागू हो जाती है? जम्मू कश्मीर में इंडियन पीनल कोड लागू हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया,
थोड़ा समय लगता है, इसलिए 31 अक्टूबर 2019 तक का समय दिया गया। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी को लागू कर दिया जाए। इस विशेष बिल के चलते जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, किसको मिला हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था वो समाप्त हो जाता है। और जब ये समाप्त हो जाता है तो भाई बात खत्म हो जाती है। ठीक, तो आज की डेट में अगर हम ये सवाल पूछते हैं वर्तमान में, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में, या हो सकता है सवाल इस तरीके से भी है जैसे पीसीएस लेवल पर पूछा जाता है, वर्तमान में वर्ष 2020 के अंतर्गत या वर्ष 2020 के संदर्भ में आईपीसी कहाँ कहाँ लागू है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूरे भारत में। घुमाने के लिए वो ये भी कह सकते हैं, ए ऑप्शन हो गया पूरे भारत में, बी ऑप्शन हो गया पूरा भारत प्लस जम्मू कश्मीर, तो बी वाला आपका सही होगा। यानी कि भारत में तो है ही है और जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि अब उसका वो विशेष दर्जा हटाया जा चुका है। आई बात समझ में? अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कि भाई क्या सिर्फ भारत में ही आईपीसी है और कहीं तो नहीं है? केवल भारत में है और कहीं भी है? तो भारत जब आज़ाद हुआ तो तुरंत एक देश का निर्माण होता है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। सबको पता है कि यह एक मुस्लिम देश है, तो ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुस्लिम देश यदि वो है तो वहाँ पर मुस्लिम लॉ भी लगेगा। ठीक, जैसे इस्लामिक कानून के अंदर कासिस होता है, ठीक है, दियात होता है, वो सब वहाँ पर लागू होगा। और जब वो सारी चीज़ें वहाँ लागू होंगी तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन क्या आईपीसी वहाँ लागू होता है? जी हाँ, केवल नाम बदल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम बदल जाएगा। इंडियन पीनल कोड जब पाकिस्तान में लागू हुआ था तो उसका नाम रखा गया पाकिस्तान पीनल कोड। आपराधिक मामलों के लिए पाकिस्तान पीनल कोड आईपीसी की ही तरह है। तो क्वेश्चन ये आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में, 2014 का क्वेश्चन है ये, 4 शिफ्टों में ये पूछा गया था, 4 ऐसी शिफ्ट थी जिनमें क्वेश्चन आया था, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में आईपीसी कहीं और लागू होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ। अब कहाँ कहाँ ये लागू होता है, कैसे कैसे ये लागू होता है, उसके बारे में आप एक बात समझिए। तो एक तो हो गया इंडिया। जब आज़ादी हुई तो इंडिया के साथ एक देश बना, नाम क्या था उसका, मतलब क्या था, मतलब इस समय क्या है? पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान में आईपीसी लगता है, बस यहाँ आईपीसी है, वहाँ पर पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी है। ठीक है, उसके बाद एक देश हुआ करता था, नाम था उसका बर्मा, जिसे आज की डेट में हम लोग म्यांमार कहते हैं। यहाँ पर भी आईपीसी लगता है, लेकिन क्या है? बर्मा पीनल कोड या म्यांमार पीनल कोड के नाम से वो जाना जाता है। वैसे ही एक पेनिनसुला था, मलय पेनिनसुला, ठीक है, या मलय प्रायद्वीप। अब ये जो मलय प्रायद्वीप था, यहाँ पर 2 देश हैं, एक देश का नाम है मलेशिया, ठीक, और दूसरे देश का नाम क्या है? सिंगापुर। इन दोनों जगह भी जो प्रावधान है वो आईपीसी से ही मिलता जुलता है। ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका, उसके अलावा एक देश है ब्रूनेई, इन सभी जगहों पर आईपीसी किसी न किसी रूप में, या तो साक्षात रूप में लागू था,
या इस समय वर्तमान में किसी न किसी प्रारूप में लागू है। बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीज, साक्षात रूप में लागू था, वर्तमान में उसका एक प्रारूप लागू है। ठीक है, एग्जैक्टली वही नहीं है, लेकिन क्या है, उसका एक प्रारूप है वहां पर। तो कितने देश हो गए? इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा या जिसे म्यांमार भी कहते हैं, मलय प्रायद्वीप के 2 देश मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और ब्रुनेई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत पर इतने सारे रीजन्स के साथ राज्य करते थे, तो इन सब पर एक जैसा ही शासन चलाया उन्होंने, अलग अलग नहीं रखा। ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, उसका एक हम लोग जरा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1833 में क्या आता है? एक चार्टर एक्ट आता है। ठीक, उस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग बनता है। ठीक है, उसके तहत एक विधि आयोग या लॉ कमीशन बनता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून या विधि से जुड़ी सिफारिश देना किसे? सरकार को। ठीक, कानून या विधि से जुड़ी सिफारिशें देना किसको? सरकार को। इसने आईपीसी बनाया, या ये कह लीजिए आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया। पहले तो ड्राफ्ट ही आया होगा ना। 1837 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने जमा करी। 6 अक्टूबर 1860 को उस पर लॉर्ड कैनिंग के हस्ताक्षर हुए, यानी कि उन्होंने क्या दिया? मंजूरी दी। उन्होंने क्या दे दिया? अपनी मंजूरी दे दी, यानी कि अपनी एसेंट दे दी। ठीक, उसके बाद 1 जनवरी 1862 से पूरे देश में आईपीसी लागू हो गया। ठीक, इसके बाद 1932 से 2019 तक आरपीसी रहा जम्मू कश्मीर में। बात को समझते हुए चलिएगा, आरपीसी रहा जम्मू कश्मीर में। और 31 अक्टूबर, ये आखिरी पॉइंट है, मैं इसको दूसरे रंग से लिख देता हूं। 31 अक्टूबर 2019 से आर्टिकल 370 को हटाया जाता है और ये समूचे भारत में लागू हो जाता है। क्या लागू हो जाता है? इंडियन पीनल कोड। ठीक, पूरे भारत में ये लागू हो जाता है। कोई भी हिस्सा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि इसको लगाया ना गया हो। ठीक, चलिए, अब हम लोग ये बात करेंगे कि आईपीसी का जो स्वरूप है वो कैसा है। ठीक है, आपको याद होगा बचपन में जब आप लोग पढ़ाई करते थे तो किताबों से ही पढ़ाई करते थे। अगर हम एक किताब को देखें तो उसमें मोटा मोटा देखा जाए तो कुछ यूनिट होती हैं। हर यूनिट में कुछ चैप्टर होते हैं। ठीक है, हर यूनिट में कुछ चैप्टर होते हैं। जैसे अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान में क्या कहा गया है? संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, भाग 1 है वो कुछ कहता है, किसी चीज के बारे में बात करता है। ऐसे भाग 2 है वो किसी चीज के बारे में या ऐसे कह लीजिए नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, ऐसे ही भाग 3 है। ठीक है, वो किसके बारे में बात करता है? मूल अधिकार के बारे में बात करें। ऐसे करते करते फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। ऐसे करते करते कई सारे उसमें क्या दिए गए हैं? भाग दिए गए। तो ये क्या है? बेसिकली एक तरीका है कि
संविधान को कैसे पढ़ा जाए, अगर हम समझना शुरू करें संविधान को तो कैसे समझेंगे, तो ऐसे समझेंगे, पहले हमें सारे भाग समझने होंगे संविधान के, ठीक। अच्छा, तो वैसे ही हम लोग जब किताबों से पढ़ते थे तो पहले क्या था, यूनिट होती थी, यूनिट 1, यूनिट 2, उस यूनिट में कुछ चैप्टर्स होते थे, ठीक। संविधान में कुल 22 भाग हैं, ये याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी का पार्ट है और इसका आगे यूज भी होगा। आईपीसी को जब बांटा गया, बात समझिएगा, आईपीसी को जब बांटा गया, अब ठीक है, आईपीसी को जब बांटने की बात आई तो उसमें बने सबसे पहले चैप्टर्स, ठीक। हिंदी इंग्लिश में दोनों लेके चलूंगा, घबराइएगा नहीं। उसमें बने क्या चैप्टर्स, यहाँ हिंदी में बोले तो अध्याय। कितने अध्याय बने, 23। संविधान में कितने थे, 22, यानी संविधान में एक अध्याय अगर आप जोड़ दें तो उतने ही किसके बन जाते हैं, आईपीसी के अध्याय बन जाते हैं। तो अध्याय कितने हैं इसमें, 23 कुल, ठीक, संविधान से एक ज्यादा। इन 23 अध्यायों को जब आगे बांटा गया तो बने कुछ धारा, यानी कि सेक्शन। कितने सेक्शन बने टोटल मिला करके, जो सेक्शन बने वो हमारे बनते हैं 511, 511 सेक्शन है। ये 511 सेक्शन क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया यूपीएसआई में जिसका जवाब नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये 511 सेक्शन क्या देते हैं, परिभाषा देते हैं, ठीक है। ये क्या देते हैं, ये डेफिनेशन देते हैं, किस चीज की, या तो किसी क्राइम की डेफिनेशन देंगे या फिर किसी दंड की डेफिनेशन देंगे, पनिशमेंट की डेफिनेशन देंगे। ये पूरा डेफिनेशन का खेल है। आई पसंद में, ये किसका खेल है, डेफिनेशन का, ठीक। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यही सारे के सारे अध्याय, ये जो 23 अध्याय दिए गए हैं, 511 सेक्शन दिए गए, हमें इनको पढ़ना है। आई पसंद है। तो अब इसी को हम लोग शुरू करते हैं। अब आईपीसी का स्वरूप नहीं होगा, बात समझिएगा। अब जो है आईपीसी का स्वरूप नहीं हुआ, अब हम लोग प्रॉपरली शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, आईपीसी। देखिए यहां पर लिखे जाएंगे चैप्टर, यहां अध्याय, ठीक। यहां पर उससे संबंधित सेक्शन, कितने सेक्शन आते हैं उसमें, कितनी धारा आती हैं। और मैं बड़े आराम से चल रहा हूं, कोई भगा नहीं रहा हूं। पिछला वीडियो मेरा बड़ा था, ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। और उस सेक्शन में क्या चीज मुख्य है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, क्या चीज मुख्य है। तो ऐसे करके हम लोग चलेंगे, 1 बाय 1 हम लोग सब कुछ लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1, इसमें जो सेक्शन है वो कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक, ठीक। और ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, ठीक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उद्देशिका। ये क्या है, उद्देशिका है, ठीक। चैप्टर 1 सेक्शन 1 से 5 उद्देशिका, ठीक। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, जब चैप्टर 1 आया उसमें सेक्शन आए 1 से 5, उसका काम क्या था, उद्देशिका। बचपन में आप लोगों ने, बचपन में तो नहीं, 10th में आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो मैटर क्या होता है,
बात समझिएगा, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, इसके बारे में बात की जाती थी। ठीक है, वैसे ही व्हाट इज मैटर, व्हाट इज लॉ, आईपीसी क्या है, उसकी उद्देशिका क्या है, कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, कहाँ पर ये लागू होगी, कहाँ पर नहीं लागू होगी, एक प्रॉपर परिचय दिया गया है। इसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं, एक प्रॉपर परिचय है ये। ठीक है, क्या है ये, एक प्रॉपर परिचय है। उसके बाद फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 2। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई मैटर क्या होता है, कोई भी तत्व क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में अब ये होता है कि तत्व किस चीज से बना है, उसमें कुछ अणु होते हैं, होते नहीं होते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूक्लियस होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही आर्टिकल 2 जिसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 52 तक, ध्यान से सुनिएगा, 6 से 52 तक, ये क्या देता है, जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी कि सामान्य स्पष्टीकरण। ठीक, किस चीज का सामान्य स्पष्टीकरण कर रहा है, जैसे डेफिनेशन ऑफ, किस चीज को डिफाइन किया गया, मैन, व्यक्ति कौन है, पुरुष कौन है, विमेन, महिला कौन है, चाइल्ड, बच्चा कौन है, किसे बच्चा माना जाएगा, किसे बच्चा नहीं माना जाएगा, कॉमन इंटेंशन क्या होती है, ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें बताई गई, चैप्टर 2 में बताई गई। जब ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 में बताई गई तो हम लोग क्या लेकर के चलेंगे यहाँ पर, चैप्टर 2 सेक्शन कौन सा हो गया, 6 से 52, और इसमें क्या दिया गया है, जनरल एक्सप्लेनेशन या सामान्य स्पष्टीकरण। ठीक, फिर आता है सेक्शन 3। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि भाई मैटर क्या होता है, यानी कि क्या कहते हैं, मैटर क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मैटर किन चीज़ों से बना होता है, अणु होते हैं, एटम वगैरह होते हैं। अब उन एटम, क्या सारे एटम एक जैसे होते हैं, या सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और क्या कहते हैं गैस में क्या एक जैसे होते हैं, अब उसकी बात होगी। ठीक है, तो जो सेक्शन 3 है, अच्छा अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने परिचय पढ़ा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम लोग अभी इसी की बात करें, हमने ये पढ़ा कानून का परिचय, कानून ने अपना परिचय दिया, फिर अपने बारे में बताया, कुछ डेफिनेशन दी, पुरुष कौन है, महिला कौन है। लेकिन भैया ये बनाया किस लिए गया है, ये तो दंड के लिए बनाया गया है ना। तो अब जो अगला आएगा तीसरा, उसमें दंड की परिभाषा दी जाएगी, दंड के संबंध में स्पष्टीकरण। आई बात समझ में, क्या दिया जाएगा, दंड के संबंध में स्पष्टीकरण अब दिया जाएगा। तो जब दंड के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा तो सेक्शन कौन कौन से होंगे, 53 से 75। ठीक है, ये क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ पनिशमेंट। बात समझिएगा, दंड का स्पष्टीकरण, किसको कैसा दंड देना है, किसको कैसा दंड देना, किसी को दंड देना है नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर क्या आता है, हमने क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा, बात समझिएगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि वो किससे बना होता है, अणु से बना होता है। फिर क्या वो सारे एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं। अब आएगा क्या आपका अपवाद, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मैटर का ये डेफिनेशन ना लागू होता हो। तो जी हाँ, अब जो चौथा पॉइंट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये कहेगा कि भाई
आप हमको ये बताइए कि क्या कोई अपवाद भी है? तो हम कहेंगे हाँ सर, सेक्शन 76 से 106 तक में हम लोग ये देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, क्या उसका कोई अपवाद या एक्सेप्शन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वो है कि नहीं है। जैसे हम सबको पता है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। हम सबको पता है किसी की मृत्यु करना, किसी को मारना, मृत्यु करना तो ये गलत हो गया, किसी को मारना क्या है? एक दंडनीय अपराध है। ठीक, लेकिन मैं कहूं ए सो रहा था, ए के ऊपर एक शेर ने हमला किया, बी ने देखा, बी ने गोली चलाई, शेर तो बच के निकल गया लेकिन ए टै बोल गया। ठीक, तो क्या बी के ऊपर हत्या का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा? नहीं चलेगा। उसने ए की जान बचाने के लिए गोली चलाई, और सिर्फ जान बचाने के लिए नहीं, एक बात और समझिएगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है अपवाद में। आप अपनी जान बचाने के लिए, आप अपनी जान बचाने के लिए, आप किसी दूसरे की जान बचाने के लिए, आप अपनी संपत्ति बचाने के लिए, आप गलती से इन द सेंस किसी ने आपके ऊपर हमला किया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, गलती से बंदूक चल गई, सामने वाला निकल लिया, टै बोल गया, तो जब आप इस प्रकार की हरकत में किसी के ऊपर हत्या करते हैं तो ये केस हत्या का केस नहीं बनता, ये आत्मरक्षा का केस बनता है। किसका केस बनता है? ये आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का केस बनता है। ठीक है, अब ये अपवाद है। जैसे आपको पता होगा कि आपने किसी को जान से मारा तो हत्या का केस बनेगा। एक गवर्नमेंट में एक पोस्ट होती है जिसे बोलते हैं जल्लाद। जब किसी को फांसी की सजा होती है तो वो उसको फांसी देता है, मतलब उससे उसके जीने का अधिकार छीन लेता है। तो क्या उसे सजा होगी? जी नहीं, कोर्ट ने उसे एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो ये अपवाद हैं जो किसमें आएंगे? चौथे वाले चैप्टर में आएंगे। आई बात समझ में? ये इसमें अपवाद आएंगे। अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किसमें क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप इसको एक जनरल चीज़ को लेकर के चलिए, क्योंकि मुझे जो चीज़ें आज ख़त्म करवानी थी वो कौन कौन सी थी? आईपीसी का एक्सटेंट मुझे आज ख़त्म करवाना था, मुझे आज लॉ कमीशन ख़त्म करवाना था, मुझे आज आईपीसी का इंट्रोडक्शन देना था। तो इतनी चीज़ें आपके पास हो गई हैं कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे ये अभी के लिए कि आप अभी यहीं तक पढ़िए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको डिटेल में लेकर के चलेंगे। जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको करवाता हुआ चलूँगा। चलिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का संवाद जो मैंने अभी आपको बताया, शरीर संपत्ति दोनों से है। ठीक है, शरीर से भी है और संपत्ति से भी है। अगला, आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का जो अधिकार होगा किससे? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर के प्रति अपराध की रक्षा, चोट चोरी आदि अपराध से प्रतिरक्षा, यानी कि ये सारे हैं, ये सबके सब फॉलो करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 1 संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अध्याय 1 है वो किससे संबंध है? उद्देशिका से, इंट्रोडक्शन से। अध्याय 2 किससे संबंधित है? अध्याय 2 हमारा संबंधित है साधारण स्पष्टीकरण से। अध्याय 3 किससे संबंधित है? दंड के स्पष्टीकरण से। अध्याय 4 साधारण अपवाद से। अच्छा, उसके बाद भारतीय दंड संहिता किसी न किसी प्रारूप में कहाँ पर लागू नहीं होती? मैंने आपको बताया पाकिस्तान में लागू है, श्रीलंका में लागू है, बांग्लादेश में लागू है, ब्रिटेन में लागू नहीं होती। जो
वहाँ के निवासी थे, उन्होंने तो आईपीसी को ड्राफ्ट किया था, तो उनके ऊपर नहीं लागू होगी, वहाँ पर अपने अलग कानून चलते हैं उनके। भारतीय दंड संहिता को लॉर्ड कैनिंग द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त हुई? उनको 1860 में स्वीकृति प्राप्त हुई, 1862 में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। 60 में स्वीकृति प्राप्त हुई, 62 में लागू हुआ। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो YouTube का जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। बाकी आप चाहें तो कहीं से भी, पूरी आपके इतनी बड़ी मार्केट है, हज़ारों किताबें आती हैं, आप कहीं से भी रेफ़र कर लें, आपको इस लेवल का कंटेंट और इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो पहली चीज़ तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ही 50 किताबों से कम रेफरेंस लिया हुआ है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस क्या करिए, इधर ये वाला काम, कौन सा काम करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आपको अपनी पढ़ाई करनी है। पछड़े मत पढ़िए, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, दो चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जो आपको मददगार साबित हों। तब तक के लिए थैंक यू।